This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निशी मैडम उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, हमारे संवाई फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे होम्योस्टेसिस, जो बीएचबी का मुख्य सिद्धांत है, और उसके सूत्र हम लोगों ने बताया था कि उसके सूत्र निकले हैं, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष और यावंत पुरुष तावंतो लोके। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब मूलभूत भाव हमारे शरीर में भी है, और जो कुछ मूलभूत भाव हमारे शरीर में है वो हमारे ब्रह्मांड में है। यहां से इसके उत्पत्ति हुई और उसी को इस भाषा में कहा गया। अब हम लोग चाइनीज दर्शन का जो सिद्धांत है उसको हम लोग पढ़ना चाहेंगे। इस पर हम लोग किताब शेयर किया है, किताब एक पीडीएफ शेयर किया हुआ, शायद उसमें हम उसी के माध्यम से पढ़ाना चाहेंगे। तो अभी ये शेयर हो गया ना? जी सर, हो गया। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा भूमिका समझ लें। एक किताब में मंजीत कौर मैडम, आप भी किताब आपके पास अगर होंगी किताब तो ले लीजिए, नहीं तो मंगवा लीजिएगा, स्पष्ट सही मिलेगी। कौन सी किताब सर? ये सारी किताबें जो आपके पास, हमने एक ग्रुप में आप ग्रुप में है ना, तो ग्रुप में भेजा है कि नहीं भेजा है? आपको किताबें भेजी है कि ये वाली ये कोर्स में है, तो 3 किताबें हैं, हम किताबें का नाम बता देंगे, तो वो किताबें आप लोग चाहिए। एक मानव शरीर विज्ञान है, सब 4-5 किताबें हैं। तो वो किताबें इसलिए चाहिए ताकि कोर्स के रूप में अगर आपको पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है? तो वो किताबें आपको बता देंगे कि ये किताबें आप मंगवा सकती हैं, वो सीधे एस्पस से मिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कह दीजिए कि हमें अपने अध्ययन के लिए पढ़ते हैं, अदरवाइज वो फिर कहेंगे नहीं कि आप वहाँ एडमिशन लीजिए, ठीक है? हाँ, वो तो उचित नहीं है। ऐसे कह दीजिए कि हमको पढ़ना है, पढ़ने का शौक है, हम करते हैं, तो ठीक। मैंने मंगाई है सर, ऐसे बहुत सारी किताबें मंगाई हुई है, बहुत सारी बुक्स मंगाए हुए हैं। वन में है इसमें, ठीक है? अभी हम लोग ये पढ़ा रहे हैं कि ओल्ड बुक से है, इसमें मत करिए। हम पे बेसिक फंडा कुछ आपको समझाना चाहते हैं। देखिए कहाँ से ये शुरुआत हुई, हम लोग वहां से शुरुआत माने 475 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व सब लोग समझ रहे हैं? ये निशी मैडम समझ रहे हैं कि नहीं, और तो लोग समझ रहे होंगे? यस सर। बीसी, जिसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। तो 475 बीसी में सिसली में एम्पेडोक्लीज एक दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि शरीर जो हमारा बना है वो 4 तत्वों से बना है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है, 475 बीसी में। तो उन्होंने कहा कि भाई जब अगर बना इन्हीं से है तो इन्हीं में कोई असंतुलन होगा तो बीमारी आ जाएगी। यानी इन्हीं का बैलेंस करना है तो हमारा जीवन है, और इनको बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो बीमारी है। 300 बीसी के आसपास चाइना में, 300 बीसी के आसपास चाइना में एक हुआंग डी ने जिंग एक राजा हुए, जिनको येलो एम्परर कहा गया। येलो एम्परर हुआंग डी ने जिंग, वो राजा थे। तो उन्होंने और उनके एक कोर्ट फिजिशियन थे चीबो, उन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होता था। तो वो उन्होंने एक क्लासिक येलो एम्परर क्लासिक ऑफ एक्यूपंक्चर के नाम से एक किताब लिखी। ये 300 बीसी के आसपास लिखी, तो इसके पहले इसका मतलब प्रचलन में रहा होगा। उन्होंने कहा कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है।
उस दर्शन में कहा गया, चाइनीज दर्शन में, कि 5 तत्वों से निर्माण हुआ है। ये कहा गया कौन से तत्व? उन्होंने कहा कि पहला पहला नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तत्व है कास्ट वुड, दूसरा फायर, तीसरा अर्थ, चौथा मेटल और पांचवा जल। तो 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, ये उन्होंने माना, और कहा कि इन्हीं के बीच में कोई बैलेंस होगा, इन्हीं में इम्बैलेंस होगा तो बीमारी होगी। ये कंसेप्ट आया। हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया, कब कहा गया? देखिए सारे ईयर हमारे 600 बीसी के पहले सुश्रुत वगैरह, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता और ये सब लिखी गई, और सुश्रुत संहिता और चरक संहिता ये सब लिखी गई, और ये कहा गया कि नहीं, 5 तत्व हमारे भिन्न हैं। कौन से तत्व कहा? इन्होंने कहा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो यानी ये तय हो गया कि जो ब्रह्मांड है उसमें इन्हीं सब चीजों से निर्मित हुआ। वो 5 तत्व उनके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन 5 तत्वों से निर्माण हम भी कह रहे थे, वो भी कह रहे थे, मोर और लेस सिसली वाले भी कह रहे थे। तो यानी दर्शन का जो बेसिक सिद्धांत आया उसमें युवा कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है इन्हीं 4-5 तत्वों से हुआ है, और ये 4-5 तत्व ही शरीर को भी बनाते हैं। ठीक। अब ये चाइनीज सिद्धांत तो यही रहा, सुश्रुत वगैरह ने और कह दिया वहां, अब चाइनीज ने अलग कह दिया और सुश्रुत ने अलग कह दिया, वो हम लोग बाद में देखेंगे क्यों ऐसे कहा। अब सिस्टम ये है कि हम लोग कहते हैं कि ये प्रादुर्भाव जो कंसेप्ट है वो हमारे यहाँ हुआ, भारतीय दर्शन में हुआ। हम भी कहते थे, देखिए हमारे मर्म वेदन कहा गया था उसको, हमारे यहाँ भीष्म पितामह लेटे हुए पॉइंट्स पर है, हमारे यहाँ कई, उन पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये वो है, लेकिन कुछ भी हो, जो विकास हुआ वो चाइना में हो गया। अब चाइना में जब विकास हुआ तो कंसेप्चुअली उन्होंने कहा कि भाई 5 पदार्थ हैं, तो 5 पदार्थ तत्व उन्होंने कहा, ये तत्व हमारे वही आकाश, वायु, उन्होंने कहा, आकाश नहीं कहा, उन्होंने कहा वुड, यह चाइनीज ने कहा वुड, कहा वुड, पहला वुड कहा, वुड और फायर, इस तरह करके 5 तत्व कहे, और दूसरा उन्होंने एक और कंसेप्ट दे दिया। अब हम लोग वहीं पर आ रहे हैं कि चाइनीज ने थोड़ा सा इतिहास बता दें ताकि ये सब आगे पढ़ेंगे, इतिहास को नहीं बताएगा। तो ये जब वहां चाइना में चलता रहा, और वहां पर उन्होंने एक मेरिडियन सिस्टम निकाल दिया, और करके वहां पूरा ट्रेडिशनली चलता रहा। ये आप समझिए कि मान लीजिए 320 बीसी के पहले ये सब चल रहा था, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जब चाइना में जब राजा जो आए, माओ से तुंग आए, उनके काल में 1949 में इसको थोड़ा सा गति मिली। कैसे गति मिली? गति ऐसे मिली कि माओ से तुंग ऑटोक्रेट थे, किसी सुनते थे नहीं, लाल क्रांति के जनक थे, तो और कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म में विश्वास करते थे। उन्होंने 5,50,000 बेयर फूट डॉक्टर्स को, बेयर फूट, इनको बेयर फूट, जो थेरेपिस्ट थे उनको बेयर फूट डॉक्टर्स कहा जाता था, तो वो बेयर फूट डॉक्टर्स को 5,50,000 भेज दिया। उसके पहले वहां की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन 49 करोड़ के आसपास थी, लेकिन वहां पर केवल 10,000 एलोपैथ डॉक्टर्स थे उस समय। तो 1949 के आसपास पॉपुलेशन 49 करोड़ की थी, और उसमें केवल 10,000 डॉक्टर थे पूरे पॉपुलेशन में। लेकिन माओ सेतुंग ने 5,50,000 ये बेयर फूट डॉक्टर्स को, एक्यूथेरेपिस्ट को गांव में भेज दिया, और उनकी दशा में काफी, हेल्थ कंडीशन में काफी सुधार हुआ। यहां भी बात नहीं बनी, मतलब विकास तो हुआ, प्रचार भी हुआ,
लेकिन तब भी बात नहीं बनी। फिर कैसी बात बनी? 1972 में, 1972 के पहले उसी समय भारत वो चाइना में और अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध कहते हैं उसको, कि युद्ध नहीं होता लेकिन सब पूरी लड़ाई होती है। युद्ध जैसे युद्ध हो रहा है इसमें अमेरिका में आप देख रहे होंगे, तो ये युद्ध है। लेकिन अगर ये युद्ध ना हो और वो टैरिफ लगा दे, ये कर दे, ये सब शीत युद्ध के उसमें आता है। भाई ठीक है, हम अपने माध्यम से एक दूसरे से लड़ाई लड़ते रहेंगे, इस तरह नहीं करेंगे। तो ये सब शीत युद्ध में, तो शीत युद्ध था। तो 1971 के बाद में लगभग जुलाई 1971 के आसपास जो है, वहां के जो हेनरी किसिंजर थे, उनकी यात्रा होती है चाइना में। तो उसको कवर करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता जेम्स रस्टिन वो कवर करने के लिए आते हैं या सूचना लेने के लिए आते हैं। वो जब आए तो उसमें चाउ एन लाई वहां पर प्रधानमंत्री थे और माओ से तुंग वहां के चीफ थे, पोलित ब्यूरो चीफ कहलाते थे। उनकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब हो गई तो उनको कहा गया अपेंडिसाइटिस, यानी अपेंडिक्स का कहा गया। तो अपेंडिक्स के कहा गया, तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के रूप में उन्होंने क्या किया, वहां जो एलोपैथ डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको ऑपरेट कर दिया, अपेंडिक्स का निकाल दिया। नॉर्मली ये होता है, अपेंडिसाइटिस में लोग एलोपैथ वाले निकाल देते हैं। जब निकाल दिया तब भी जेम्स रस्टिन को बहुत फायदा नहीं हुआ। तो जेम्स रस्टिन परेशान हुए, तो उनकी बात चाउ एन लाई से हुई। चाउ एन लाई ने कहा कि हमारे पास बेयरफुट डॉक्टर जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, हम इनको आपको इनकी सेवाएं देते हैं। तो उन्होंने ST36.5, नोट कर लीजिए पॉइंट, ST स्टमक माने स्टमक का 36.5, यानी 36 और 37 के बीच में, स्टमक का 36.5 पर नीडलिंग किया। उस समय नीडल करते थे वो लोग, करते थे सोने और चांदी की पतली पतली छड़ होती थी, और उसको 40 सेकंड से लेकर के और 40 मिनट या 1.5 घंटे तक उसको नीडलिंग करते थे, वहां चुभोते थे, एक्यूपंक्चर कहलाता था। और वो उसके माध्यम से ऊर्जा घटाते और बढ़ाते थे, और उन्होंने अपना जो है वो किया, और ST36.5 पर उन्होंने एक्यूपंक्चर उपचार किया। उपचार करने के 12 घंटे तक कोई दर्द नहीं हुआ और दर्द खत्म हो गया। तो जेम्स रस्टिन को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने एक रिपोर्ट भेजी अपने अमेरिका में कि जिस विधा पर हमको, जिस हम चिकित्सा सिस्टम पे हमें बड़ा गर्व है अपने उसमें कि हम ये कर लेते हैं, उसने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद भी मुझे दर्द खत्म नहीं हुआ। और जो हम लोग जानते नहीं, उस चाइना ने, मतलब उस चाइनीज सिस्टम ने हमारे इस दर्द को खत्म कर दिया। वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे महत्वपूर्ण आज भी है, उसमें महत्वपूर्ण था, वो जब रिपोर्ट गई, उस रिपोर्ट ने विश्व के दरवाजे चाइनीज दर्शन के लिए और चाइनीज इस थेरेपी के लिए खोल दिया। और तब वहां पर बहुत से ओरिएंटल स्टडी के रूप में, ओरिएंटल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में यहाँ पर विश्वविद्यालय या विद्यालय में पढ़ाई होने शुरू हुई, महाविद्यालय में। और तब जो है संसार का ध्यान पहली बार आकर्षित हुआ। ये इतिहास के रूप में थोड़ा सा जाने जरूरी है, ताकि जो है समझ में आए कि कैसे हुई। ठीक, क्लियर, समझ में आया सबको? ये इतिहास है, ये किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन मिल जाएगा, अलग अलग मिलेगा। हमारी जो किताब है ट्रीटाइज 1, उसमें भी मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन इतने रूप में नहीं मिलेगा, तो उसको बता दिया। अब चिकित्सा सिस्टम सब पर हम लोग बात करते हैं। ये किताब जिस पर हम पढ़ा रहे हैं, ये ओल्ड बुक है, ये अब इसमें नहीं मिलेगी। मंजीत मैडम, ये किताब नहीं मिलेगी अब। ये किताब चलती थी, एस्पस की है, लेकिन उन्होंने सब पुराने किताब को समझकर बेच, इसको सब सेल आउट कर दिया है। हम लोगों ने परचेज कर दिया, उसमें 40% दाम पे हम लोग मिल गई थी, तो हम लोगों ने ले लिया था। जो किताबें हमारे पास है उनको, ये बहुत अच्छी किताब है, और इस पर आधारभूत चीजें इससे समझ में आएंगी। ट्रीटाइज 1 का जो चैप्टर 1 है उससे नहीं समझ में आएगी, तो इसलिए इससे बता रहा हूँ, ताकि ये फंडामेंटल है, इस चीज समझिएगा। इतनी बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा कि कैसे कंसेप्ट आया। ठीक, तो पहला सिद्धांत ट्रेडिशनल, हम इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, TCM का पूरा फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन।
ठीक है, मेडिसिन हमेशा नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। मंजीत वो निशी मैडम नोट कर लीजिए, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ठीक, तो अब इनके मूलभूत सिद्धांत क्या है? इन्होंने कहा कि देखिए, पांच, तो अभी हम लोग कहा पांच, हम लोग कहा था पांच, उन्होंने कहा कि पांच वो हम लोग पढ़ेंगे अभी, पहले बता दिया। 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ चाइनीज एक्यूपंक्चर, 8 निर्देशक सिद्धांत है, गाइडिंग प्रिंसिपल कहा गया है। कैसे कहा गया? उन्होंने कहा कि एक जो सबसे बढ़िया सिद्धांत, बड़ा सिद्धांत आया, वो आया इन और यांग का सिद्धांत। दिस वॉज ए न्यू कंसेप्ट ऑफ चाइनीज मेडिसिन, और इस सिद्धांत ने ही संसार का ध्यान आकर्षित किया। इन यांग, व्हाट इज इन एंड यांग? हम अगर भारतीय दर्शन में करेंगे तो हम लोग इसको प्रकृति के किसी रूप में कर सकते हैं। हम लोग इसको yin yang पर अलग से पढ़ाएंगे, एक चैप्टर पूरा रहेगा, एक क्लास पूरा इसी पर रहेगा, बट अभी समझ लीजिए yin yang, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ चाइनीज थेरेपी। उन्होंने कहा कि प्रकृति अपने को 2 रूपों में प्रकट करती है, एक इन है और एक यांग है। यानी प्रकृति के ही ये रूप है, और एक इन के रूप में है, एक यांग के रूप में है। और इन की शक्ति नीचे की ओर गई और वो संगठित हो गई, शक्ति संगठित हो गई और उसने पृथ्वी की रचना किया। यांग की शक्ति ऊपर की ओर विरल होने के कारण ऊपर की ओर चली गई और उसने स्वर्ग की रचना किया, और इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में व्यक्ति का जन्म हुआ। दिस वॉज यांग, इन यांग थ्योरी। दूसरा उन्होंने कहा, अब इन यांग से ही सब निकले हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ये 8 सिद्धांत हैं, इन यांग से ही सब निकले हुए, उसी के बच्चे के रूप में, उसी के रिलेशन के रूप में है। कम और अधिक का सिद्धांत, डिफिशियंसी या एक्सेस, यानी ऊर्जा, सब ऊर्जा का सिद्धांत है। ऊर्जा अधिक है कि ऊर्जा कम है। फिर उन्होंने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल, इसको आगे चर्चा कर रहे हैं सब आगे। इंटरनल या एक्सटर्नल, उन्होंने कहा कि बाहरी है कि आंतरिक है, शरीर के अंदर है कि शरीर के बाहर की तरफ है। फिर उनका हॉट है कि कोल्ड है, क्या गर्मी की वजह से है कि सर्दी की वजह से है। तो ये 8 सिद्धांत हो गए, इन यांग 2, डिफिशियंसी 4, इंटरनल एक्सटर्नल 6, हॉट एंड कोल्ड 8। पंचतत्व सिद्धांत, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की रचना, अगर रचना कैसे हुई, तो उनका ब्रह्मांड की रचना 5 तत्वों से हुई। ये तत्व कौन कहा? उन्होंने जो तत्व कहा, उन्होंने कहा कि नंबर 1 नहीं कहा उन्होंने केवल एक साइकिल बना दिया था। अब नंबर 1 मत कहिएगा, उन्होंने कहा, हम बता रहे हैं कि नंबर 1, हम कह रहे हैं कि कास्ट पहला वुड, दूसरा फायर, और तीसरा अर्थ, और चौथा मेटल, और 5वां जल। इन सब से हमारा शरीर हुआ। इन्हीं 5 तत्वों से ही के पारस्परिक संयोग से मनुष्य का नहीं, ब्रह्मांड के सारी वस्तुओं का जन्म हुआ। कोई भी, ठीक है, कोई भी चेतन इकाई जो भी मनुष्य है, वो इन्हीं, मनुष्य भी चेतन इकाई है, और सब जो और चेतन इकाई नहीं, वो भी उनका 5 एलिमेंट थ्योरी है, इन्हीं से उनका शरीर बना हुआ है। लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने कहा ये जो शरीर हमारा दिखाई दे रहा है, जो भौतिक शरीर है, जिसको हम फिजिकल शरीर बोलते हैं, इस फिजिकल शरीर के साथ में उससे अटैच्ड एक ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, एनर्जी शरीर। ये ऊर्जा शरीर जो जुड़ा हुआ है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब इस ऊर्जा शरीर में असंतुलन होगा तो शरीर बीमार होगा। शरीर में, भौतिक शरीर में परिवर्तन बाद में होता है, पहले ऊर्जा शरीर जो जुड़ा हुआ है उसमें परिवर्तन होगा, उसमें कोई असंतुलन होगा, उसकी वजह से ऊर्जा शरीर, वो मानव शरीर जो फिजिकल है, वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये बाहरी, तो ठीक है। दूसरा अब क्या है, अब ये असंतुलन अगर हो गया, तो इस असंतुलन को अगर हम जान रहे हैं कि 5 तत्व हैं, तो इन 5 तत्वों को हम बैलेंस कर लें, किसी को कम कर दें, किसी को अधिक कर दें, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। अब ये प्रश्न हुआ कि भाई ठीक है, आपने तो वही कह दिया कि भाई ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, तो जब आपने कहा कि ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, तो ये ऊर्जा शरीर बीमार हो गया। इसके अंदर कह रहे हैं कि आप मानव शरीर है, फिजिकल शरीर है, तो भाई ये बताइए कि ये ऊर्जा शरीर जो बाहर ऊर्जा है, इससे अंदर कैसे प्रभावित हो गया? कोई बताएंगे, मार्ग बताएंगे कि ऊर्जा कहां से प्रवेश कर गई? कोई घर में बाहर आ रहा है तो कोई दरवाजा चाहिए।
आप दरवाजा तो बताएंगे कि किस दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं। तो उनका यस, कोई मार्ग है क्या? मार्ग है, उनका मार्ग है। साइंटिस्ट ने कहा, उन्होंने, दार्शनिकों ने कहा कि ये मार्ग है। इन मार्गों को उन्होंने कहा कि ये मार्ग हमारे ऊर्जा प्रवाह पथ है, ऊर्जा प्रवाह पथ, या इनको मेरिडियन कहा। ठीक है, जहां समझते हो, जहां न समझ रहे हो वहीं बताते चलिए, क्योंकि क्लास है, इसमें थोड़ा सा कहीं हमको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये चीजें क्लियर हैं, ताकि आगे बढ़े। ठीक है, बताते चलिए बीच में। तो ये जो कंसेप्ट आया कि अगर ऊर्जा शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इससे हमारा फिजिकल शरीर प्रभावित कैसे होगा? तो क्या कोई मेरिडियन है, कोई मार्ग है? मार्ग की बात कही, क्या कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, कोई सड़क है जिस सड़क से जाएं? तो उनका ये सड़क है। उस सड़क को उन्होंने नाम दिया ऊर्जा प्रवाह पथ या मेरिडियन। अब तो दो कंसेप्ट चाइनीज सिस्टम के बहुत बढ़िया है, एक इन यांग सिद्धांत और दूसरा मेरिडियन सिद्धांत। ये दोनों इतने पॉपुलर हुए कि पूरी थ्योरी इन्हीं में बेस्ड हो गई। अभी ऊर्जा प्रवाह पथ है क्या? उन्होंने कहा कि ये जो हमारा मेटाफिजिकल, ऊर्जा शरीर माने मेटाफिजिकल, और ये हमारा फिजिकल है इसके बगल में। तो इसमें आने जाने के लिए एक रास्ता बनाया, रास्ता है ऊर्जा प्रवाह पथ, जिसको मेरिडियन कहा। तो कहा ये मेरिडियन, इस मेरिडियन के माध्यम से ये कोई ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ट्रेवल करती है, पहुंचती है शरीर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भैया बताइए फिर। तो उन्होंने जो डिफाइन किया, उन्होंने कहा मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड। मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, यानी मनुष्य का निर्माण इन्हीं मेरिडियन से हुआ है। लीजिए, और आदि कह दिया कि मनुष्य का निर्माण भी इसी मेरिडियन से हुआ है। मैन इज क्रिएटेड, कहा कि मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड। दूसरा कहा कि मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, अकर्स माने बाहर से आती है। मेरिडियंस आर द मीन्स, इन्हीं मार्गों से आपके शरीर में बीमारी आती है, बाहर से आ रही है तो इन्हीं मार्गों से आएगी। तीसरा क्या कहा? उनका मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेज, अराइजेज माने शरीर के अंदर से अगर उठ रही है बीमारी, तो यही मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच, इन्हीं के माध्यम से वो शरीर बीमारी अंदर से बाहर, अंदर से प्रस्फुटित होगी, दिखाई पड़ेगी, आएगी, घूमेगी, मूवमेंट करेगी। और चौथा कहा उनका मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड। अगर मनुष्य को ठीक होना है, स्वस्थ होना है, तो इन्हीं मेरिडियन मार्ग से आएगी। जैसे हम लोग कहें कि हमारा घर के दरवाजा एक हो, हमारा कोई अतिथि आ रहा हो, तो आएगा अतिथि, हम उसको खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद कहेंगे कि प्रणाम, और उसी रास्ते से चला जाएगा। तो यानी आने जाने के दरवाजे एक ही थे। तो ये दीज आर सेड टू बी मेरिडियंस। ये देखिए डिफिनेशन पूरा है, ठीक है। ये अब पूरे शरीर को उन्होंने अपने सबको ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 12 मेरिडियंस की कंसेप्ट लिया। 12 मेरिडियंस, उनका 6 ऑर्गन्स कंसेप्ट लिया कि 6 ऑर्गन्स हैं, और 6 ऑर्गन्स इन और यांग 12 ऑर्गन हो गए। एक इन को कंट्रोल करने वाली, एक, यानी 14 मेरिडियन कुल है। तो यानी कभी आपसे पूछा जाए कि मेरिडियन कितनी होती हैं, तो अगर 12 लिखा हो तो 12 पे टिक करना है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और अगर 14 लिखा हो तो 14 को टिक करना है। अगर 12 लिखा है और 14 नहीं लिखा तो 12 को ही टिक करिए, क्योंकि 12 मेरिडियन का उपचार बता रहे हैं। लेकिन 14 अगर लिखा है तो 14 सही है, क्योंकि 2 कंट्रोलर मेरिडियन है, उनको इन और यांग के कंट्रोल के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब तीसरा, अब और चीजें समझ में यार कठिन थोड़ा लग रहा होगा। मंजीत मैडम,
आप तो नहीं। काफी पढ़ी है, लेकिन कठिन नहीं, आपके लिए कठिन नहीं है, निशी मैडम के लिए कठिन होगा। क्यों? दिस इज अ न्यूअर कंसेप्ट, ये कहीं तो उसमें आएगा नहीं ना, ये तो नया दार्शनिक विचार है ना। ठीक है, तो जहां समझना हो समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, कहा कि भाई देखिए ऊर्जा, ऊर्जा की बात बार बार कर रहे थे, तो ऊर्जा है क्या? तो उनका भाई देखिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा, उनका ऊर्जा ही शरीर को संचालित करती है, ये बात कह दिया, लेकिन उनका नाम, उनका भाई देखिए नाम है, कैसे नाम, ची कह लीजिए, की कह लीजिए, CHI कह लीजिए, QI कह लीजिए, KI कह लीजिए, प्राण कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, वाइटर फोर्स कह लीजिए, कुछ भी नाम ले दीजिए, आप ईथर कह दीजिए, कुछ भी नाम कह दीजिए, है यही प्राण चेतना, सब की चीज सब यही है। तो यानी ये है जो जीवन को संचालित कर रही है, ये कंसेप्ट है। जीवन को संचालन करने के लिए यही ऊर्जा है, वो किसी रूप में, उसका नाम ची की और प्राण चेतना, ईथर, कुछ लोग ईथर कह देते हैं, कुछ भी नाम से कहिए, यही है, यही बायो एनर्जी, सब कुछ यही। कैसे मिलती है उनका बताएंगे, तो आप कैसे मिलती है उनका बताएंगे, वो भी बताएंगे कैसे मिलती है। कहा कैसे बताइए? तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बता रहे हैं कि दो, अब यहां पर दार्शनिक विचार है भाई, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऋषि मैडम, मंजीत मैडम, बबली मैडम, ध्यान से सुनिएगा, यही चीज थोड़ा सा वो है। उनका ऊर्जा दो माध्यमों से मिलती है, हम तीन माध्यम की बात कर रहे हैं, पहले हम तीनों बता दें ताकि आप समझ जाए। उनका जो ऊर्जा आपको दिखाई पड़ रही है वो तीन माध्यम से आपको मिलती है। पहला माध्यम, नंबर 1, नोट करते जाइए, शॉर्ट नोट में लिखते जाइए। उनका पहला माध्यम जो है, आपके माता पिता, ईश्वर और प्रारब्ध। प्रारब्ध माने जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किया है, तो पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध और ईश्वर और माता पिता, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, एक तो वो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा का भी जिक्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो ऊर्जा प्राप्त होती है, पहला माध्यम। माता दूसरा पिता माध्यम, ईश्वर और जी, माता पिता ईश्वर और पूर्व माता कर्म पिता ईश्वर और पूर्व पूर्व जन्मों के कर्म। जो कर्म है, पूर्व जन्म का जो कर्म है वो प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं प्रारब्ध। पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनको प्रारब्ध बोलते हैं, और जो इस जन्म के कर्म होते हैं उनको पुरुषार्थ बोलते हैं। तो प्रारब्ध, ईश्वर और माता पिता, इनके माध्यम से एक आपको शक्ति या ऊर्जा मिलती है। दूसरी शक्ति उन्होंने कहा कि दूसरी ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलती है, ब्रह्मांड से मिलती है। ठीक है, ये ऊर्जा ब्रह्मांड से जो मिलती है, इसको हेवनली एनर्जी कहते हैं, आकाशीय ऊर्जा। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा में ऑक्सीजन शामिल नहीं है, निशी मैडम नोट कर लो, ऑक्सीजन के शामिल बात नहीं है, ऑक्सीजन में समझ लीजिएगा। दूसरी ऊर्जा मिलती है ब्रह्मांड से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जो हमेशा आपको मिलती है। और कैसे मिलती है वो आगे बताएंगे। मिलती है, वो कहां कहां जाती है, कैसे के जाती है, वो अलग पॉइंट है, ठीक, लेकिन वो मिलती है। तीसरी ऊर्जा पार्थिव अर्थली ऊर्जा है, वो मिलती है आपको भोजन से, पानी से, ऑक्सीजन से, जो वायु लेते हैं सब उसी में शामिल है। वायु भी तो पृथ्वी का है, तो पार्थिव इसलिए पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसलिए पार्थिव। तो पार्थिव ऊर्जा में तीन चीजें आई, पहला, नंबर 1 पानी, नंबर 2 भोजन वनस्पतियां, नंबर 3 वायु। ये जो मिल रही है ये पार्थिव ऊर्जा है। ये सब ऊर्जा, तीनों ऊर्जा आपके शरीर में रहती हैं। अब आई, अब देखिए, अब ऊर्जा आई तो हम लोगों ने कहा, दार्शनिकों ने कहा कि हमारा ये एक ऊर्जा शरीर है। तो तुरंत लोगों ने बता दिया कि भाई ठीक है, आप भी ने तो कहा था कि बाहर एक ऊर्जा शरीर है। तो उनका यस,
तो ये ऊर्जा शरीर हमारे शरीर के लास्ट बाहरी भाग में जुड़ा हुआ है ना, तो उनका पहले जो ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा आएगी सतह पर विद्यमान ऊर्जा। ये ऊर्जा दो प्रकार की होगी, जो हमारी सतह पर हो जाएगी, इसी को ठीक की जो भी कह रहे हैं, सतह पर माने हमारे शरीर के बाहरी सतह पर जो विद्यमान होगा। और दूसरा क्या होगा, गहन जैव ऊर्जा, अंदर गहराई में जो पहुंच जाएगी वो भी तो ऊर्जा होगी, क्योंकि मेरिडियन बना हुआ, मेरिडियन मार्ग है, वो अंदर ले जा रहा है, मेरिडियन पाथवे है ना, तो उनके माध्यम से चली गई। तो ये दो जो आई सारी ऊर्जाएं हमारे पास जो भी हैं, वो हमारी या तो सतह में होगी बाहरी, तो या अंदर होगी। तो बाहरी होगी तो हम लोग बोल देंगे क्या होता है, एक्सटर्नल, और अंदर पहुंच जाएगी तो बोल देंगे इंटरनल। ठीक है, क्लियर, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आगे। तो कह रहे कि जो सतह पे ऊर्जा विद्यमान है उसका उनका कैसे आती है, तो क्या जो सतह पर आएगी वो ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से काम करेगी। ऑर्गन क्लॉक आगे बताएंगे, वो ऑर्गन क्लॉक के आधार पर काम करेगी, शरीर पर वितरण करेगी। ऑर्गन क्लॉक का जो सिद्धांत, जो भी हम सिद्धांत बताएंगे उसके आधार पर काम करेगी। और जो गहन जैव ऊर्जा है वो हमारा जाएगी आंतरिक भागों में पंच तत्व सिद्धांत। पंच तत्व जो 5 तत्वों से बना हुआ है, इनमें जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से विचरण करेगी। अंदर जो चली गई वो पंच तत्वों के हिसाब से, और जो बाहरी रहेगी वो हमारी ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से होगी। आया कोई समझ में, कहीं कुछ कहीं पूछना है मंजीत मैडम? सर ये जो इंटरनल चली जाएगी वो पंच तत्वों के हिसाब से, मतलब तत्वों को बिगाड़ दिया उसने, है ना? हाँ पंच तत्व बिगाड़ दिया, और पंच तत्व सिद्धांत, उसमें सिद्धांत बनाया उन्होंने तमाम, कि वो इसका माता है पिता, 5 लोगों में, जैसे परिवार होता है ना, कि कोई बाबा है, कोई दादी है, कोई बेटा है, कोई नाती है, पोता है, उसे सिद्धांत बना दिया उन्होंने कि ये रिलेशनशिप आगे देखेंगे, आगे उनमें आगे आया तो उस सिद्धांत के अनुसार काम करेगी। जैसे हम कहते हैं कि भाई दादी को मान लीजिए थप्पड़ मारने का राइट है तो दादी थप्पड़ मार लेगी, विदेशों में नहीं राइट है तो नहीं मार पाएंगे, है ना? तो ये सब अंतर है। तो वही उनका जो अंतर सिद्धांत है वो हमारा सिद्धांत वो होगा जो हमारा पंच तत्व का सिद्धांत बनाएंगे, और जो हम बाहर होगा वो हमारे ऑर्गन क्लॉक में सिद्धांत कोई होगा। ठीक, चले आगे चले। निशी मैडम बोलो, बोलते रहो, बताओ, ये समझना है, समझते जाना है, दोबारा तो ना ये आएगा। जो सीधा चलता है वो तो आराम से समझ में आ जाता है, जब बिगाड़ा होता है ना फिर समझ में नहीं आता है इधर की उधर, वो वैसा। नहीं वो क्योंकि अभी नई स्टूडेंट है, वो 11th में है, इसलिए थोड़ा पूछ रहा हूँ। वो शीज 11th में ज्वाइन किया उन्होंने, इसलिए वो चाह रहे हैं। तो हमने कहा समझते रहे, क्योंकि ये सब दार्शनिक विचार है ना, ये सब नहीं आते ना, एक एज बाद समझ में आता है कि दार्शनिक है, ये दार्शनिक विचार है, इसलिए कठिन है थोड़ा सा, लेकिन है बहुत आराम, और इसमें बहुत सरलता से लिखा हुआ, नहीं तो इतना सरलता से कहीं समझाया नहीं। अब उन्होंने कहा कि ये जो इसका असंतुलन कई कारणों से हो सकता है, कहीं ये अधिक है, कहीं कम है, क्योंकि मूवमेंट ऊर्जा है ना, तो मूवमेंट कर रही है ना लगातार, कहीं कम हो गई, कहीं अधिक हो गई, कहीं रुकावट हो गई। जो भी चीजें होंगी, ये कम अधिक रुकावट वगैरह, इन्हीं सबसे आपका असंतुलन होगा, और ये असंतुलन हुआ तो बीमारी आ गई। क्लियर? अब हम लोग 8 निर्देशित सिद्धांत पढ़े, तो उन्हीं को देखिए आगे, उन्हीं को बता रहे हैं, और अभी थोड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, प्रकृति के 2 फोर्स अपने आप बने, एक इन फोर्स कहा गया, एक यांग फोर्स कहा गया। प्रकृति ने अपने को, प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सार्वभौमिक तत्व है, और सार्वकालिक है प्रकृति, और व्यापक है, और एक है। प्रकृति एक है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते, वो संपूर्ण है, एकत्व के दृष्टिकोण से एक है, सिंगुलरिटी में है, वो एक है, संपूर्ण है,
उससे अलग कोई नहीं है, उससे भिन्न कोई नहीं है, वो सब प्रकृति है। उस प्रकृति ने अपने को दो रूपों में प्रकट किया और एक इन बन गई, एक यांग बन गई। आप देखिएगा, हम भी तो कहते हैं, भारतीय दर्शन क्या कहता है? कहता है कि ईश्वर ने अपने को दो रूपों में प्रकट किया। याद करिएगा, ईश्वर ने अपने को दो रूप में प्रकट किया, एक कृष्ण के रूप में, एक राधा के रूप में। कृष्ण में राधा है, राधा में कृष्ण है ना? कृष्ण में राधा है, राधा में कृष्ण है। कृष्ण और राधा अलग अलग नहीं है, कहते हैं ना हम लोग। बोलिए, अगर जो भारतीय दर्शन को जानते हैं तो यही बोला जाता है। मथुरा में जाइए, राधा और कृष्ण एक ही तत्व है। दोनों ने अपने लीला के लिए, दोनों ने अपने को प्रकट किया है जगत में दो रूपों में। यानी प्रकृति ने अपने को दो रूप में प्रकट किया, एक इन और एक यांग। आगे पढ़िएगा, ये संतुलन स्थापित करते हैं सारी चीजों में, ठीक है। यांग की शक्ति ऊपर की ओर गई, उसमें स्वर्ग की रचना किया, और इनकी शक्ति नीचे की ओर गई, उसने पृथ्वी की रचना किया। और अगर इसको उस रूप में किसी दो विरोधी स्थितियों को बताना हो तो कैसे प्रकाश और अंधकार, तो प्रकाश और अंधकार इनकी शक्ति क्या है? कंडेंस शक्ति है, आंतरिक है, अंतस्थल में झुकी हुई है, अंदर बिल्कुल छुपी हुई है। और ये यांग शक्ति बाहर की ओर फैली हुई है। वो पृथ्वी ठोस की तरह गई है, कम चमकीली है, यांग चमकीला है, प्रकाशमान है, वो विरल है, ऊपर की ओर उठ रहा है, जाना चाह रहा है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई, हम लोग वो ले लें पानी चढ़ाने का कोई पंप, तो जब लेने जाते हैं मार्केट में तो वो कहता है कि साहब ये तो 50 फीट तक आपका पानी ऊपर फेंक देगा। तो वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि उसकी क्षमता, पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है कि उसके पोटेंशियल ये है कि वो 40 फीट तक फेंक दे। आप लाए, आपने पानी चलाया और उसने केवल 30 फीट फेंका, तो ये 30 फीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वास्तविकता है। तो जो पोटेंशियल है वो हमारा है इन, और जो हमारा दिखाई पड़ रहा है वो हमारा यांग, ठीक। तो क्षमता के रूप में जो विद्यमान है वो इन शक्ति है, और जो प्रस्फुटित या कार्यकारी शक्ति के रूप में है, जो दिखाई पड़ रही है, जो कार्य कर रही है, कार्य की व्यक्त कर रही है, हमारी यांग शक्ति के रूप में है। प्रकृति में दोनों इन और यांग सापेक्ष अवधारणा है। ना कोई पूरा तरह इन है, ना पूरी तरह कोई यांग है। अगर इन और यांग को कभी तुलना करना हो तो दो स्थितियां चाहिए। नंबर एक, दो व्यक्ति चाहिए, दो व्यक्ति, दो वस्तुएं, दो घटनाएं, दो परिस्थिति। फिर दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा ये तय होना चाहिए कि क्या गिवन कंडीशन है। जैसे हम कहें, मान लीजिए कि निशी और बबली में इन कौन है, यांग कौन है? पहले तो इन है ना, हमने कह दिया कि दो व्यक्ति हैं, और बाकी इन यांग बताइए उम्र के सापेक्ष। तो यानी हम अवधारणा दें कि उम्र अधिक हो तो यांग और यूं कम हो तो इन, तो कह देंगे कि भाई निशी इन है और बबली यांग है। कैसे? हम मान लीजिए, अब दूसरा आ जाए, है ना, समझ गए कि इसको। मान लीजिए अगर उम्र के हिसाब से कहें भाई जो अधिक वाला उम्र हुआ यांग है और जो कम उम्र वाला इन है, तो जो उम्र कम होगा इन, तो इसमें जो है निशी इन हो जाएंगी, बबली यांग हो जाएंगी। मान लीजिए निशी अधिक लंबी हो और बबली कम लंबी हो, तो हम कहेंगे लंबाई के हिसाब से बताइए, तो निशी यांग हो जाएंगी और बबली इन हो जाएंगी। कोई गिवन कंडीशन देंगे तो उस पर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक, ये कह रहे हैं। तो यानी सापेक्ष अवधारणा की बात कर रहे हैं, निरपेक्ष कुछ भी नहीं है, न तो इन है निरपेक्ष न यांग। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है।
इन में यांग है, यांग में इन है, इनके बीज यांग में है और यांग के बीज इन में है। याद करिए ना, कहते हैं कि कृष्ण में राधा तत्व है, राधा तत्व में कृष्ण तत्व है। राधा राधे राधे बोलो तो चले आएंगे, बिहारी बोलते हैं ना। और राधा राधा कहिए तो वहां पर जो है वृंदावन में केवल राधा राधा भजते हैं, तो कहते उनको तो आना ही है, क्योंकि वो अलग है ही नहीं, वो माने नहीं कि अलग है। तो राधा नाम लेंगे, राधे राधे बोलेंगे तो भी वो कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने कहा ये चित्र है, इसमें देखिए जो सफेद वाला है वो इन है, उसमें जो ब्लैक वाला है नहीं, सफेद वाला यांग है, सफेद वाला यांग है, जो ब्लैक वाला है वो इन है। तो इन देखिए, इन में यांग है, यांग में इन है कि नहीं? देखिए, देख लीजिए चित्र, देखिए पहले। हो गया? आगे बताएं, आगे चलें। निशी मैडम बोल नहीं रही है, ये कंसेप्ट है, ये दोबारा बहुत कठिन कंसेप्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी समझ रहा हूँ यही समझो, पूछना पूछो यही पूछो, बाद में मत पूछना। यस सर। नहीं, मतलब ये कंसेप्चुअली समझना है, दिमाग में रखना है कि इन और यांग दोनों के बीज एक दूसरे में निहित है। इनमें यांग, यांग में इनमें यांग, यांग में इन, ये कंसेप्ट है। देखिए, इसीलिए ये जो चित्र बनाया है इसमें देखिए, जो सफेद वाला वो यांग है, उसमें इन में ही है, इन शामिल है, यानी कोई अपने में अकेला नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब आगे आया सिद्धांत कि मानव शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हम उनको उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार इन और यांग में उन्होंने बांट दिया। अब कहा कि इन वो ऑर्गन हैं जो लगातार जो कंटिन्यूअस काम करते हैं, वो इन है, और जो आवश्यकता पड़ने पर काम करते वो यांग है। तो यांग कौन हो गया? यांग अभी इसमें कहा कि हम इन्होंने माना, पहले देखिए, लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, स्प्लीन, ये 5 ऐसे ऑर्गन हैं शरीर में जो लगातार कार्य करते हैं, इनको इन कहा गया। इनके एक अलग से पेयर ऑर्गन यांग ऑर्गन कहे गए। तो यांग हार्ट के साथ, नोट या इसको नोट कर लीजिए, हार्ट के साथ एसआई को, हार्ट के साथ एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स के साथ लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर के साथ गॉल ब्लैडर, किडनी के साथ यूरिनरी ब्लैडर, किडनी के साथ यूरिनरी ब्लैडर, और एक और ऑर्गन की बात कही गई, जो ऑर्गन समझ सकते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम है। तो पेरिकार्डियम को एक ऑर्गन माना गया, वहां तक तो सही है, लेकिन एक उसका जो पेयर ऑर्गन माना गया, यांग ऑर्गन, उसको ट्रिपल वार्मर माना गया। दिस इज ए कंसेप्चुअल ऑर्गन, नो ऑर्गन एट ऑल, कोई ऑर्गन नहीं है, ये कंसेप्चुअल ऑर्गन है। जो ट्रिपल वार्मर का मतलब ये है कि शरीर में 3 वार्मर हैं, ऊपर का वार्मर, बीच का वार्मर, लोअर वार्मर। तो वार्मर माने जो आपको शरीर को ऊर्जा देता है, जो बैलेंस करता है, वो वार्मर है। स्प्लीन के साथ स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ लंग्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ हार्ट। ठीक है, तो ये इन और यांग का उन्होंने कहा अवधारणा। कब अधिक क्या हुआ? कहा कि भाई देखिए, असंतुलन 2 तरह का हो सकता है, या तो शरीर में ऊर्जा अधिक हो जाए या शरीर में ऊर्जा कम हो जाए। तो कम होगा तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, और अधिक हो जाए तो घटाना पड़ेगा। तो ये हमको तय करना है कि ये डिफिशियंसी के कारण पैदा हुआ है कि ये एक्सेस के कारण पैदा हुआ है। तो इसको हम लोग बैलेंस करना होगा, तो जस्ट उल्टा कर देंगे, अगर अधिक है तो कम कर देंगे, कम है तो अधिक कर देंगे। इंटरनल बाहरी, उन्होंने कहा देखिए भाई, पूरा सारा शरीर जो है, भाई आपकी ऊर्जा आई बाहर,
तो ऊर्जा जो बाहर आई उसने बाहरी प्रभावित कर लिया, अब अंदर नहीं घुस पाई है, तो एक्सटर्नल होगा। और अगर वो उसका नेचर ये हो गया कि वो अंदर प्रवेश कर चुकी है तो वो अंदर परिवर्तन कर रही होगी, तो इंटरनल हो जाएगी। तो ये हमको ध्यान देना कि अभी एक्सटर्नल है कि अभी इंटरनल हो चुकी है। तो एक्सटर्नल माने जब भी आएगा तो एक्यूट होगा, एक्यूट माने तुरंत होगा, और इंटरनल जब हो जाएगा तो क्रॉनिक होने लगेगी। तो ये हमको देखना है कि गहन है कि आंतरिक, गहन आंतरिक एक हो गया और बाहरी एक, तो ये देखना पड़ेगा। तीसरा, चौथा कहा हॉट एंड कोल्ड। भाई आपका टेम्परेचर अंदर का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी शरीर का सारे अवयव एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर वातावरण पर काम करते हैं। वहां का पीएच, पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन में पीएच शरीर का लगभग 8 होता है। 8 माने एल्कलाइन, 8 माने एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। 7 पीएच को नापा गया, 0 से लेकर 14 तक बांटा गया, तो 0 से 7 तक जो है आए एसिडिक, और 7 के ऊपर जो आए एल्कलाइन, तो 7 को माना गया न्यूट्रल। पानी का न्यूट्रल होता है 7, तो 7 के पहले एसिडिक, 7 के ऊपर एल्कलाइन। तो ये कहा गया कि शरीर का सारी बॉडी सिस्टम एक पीएच पे काम करते हैं। शरीर के अंदर एक टेम्परेचर होता है, उसमें काम करते हैं। अगर तापमान बढ़ जाएगा तो बीमार हो जाएंगे, कम हो जाएगा तो बीमार हो जाएंगे। तो ये हॉट एंड कोल्ड क्या है ये देखना पड़ेगा। 7 लीटर होगा और 7 से ज्यादा होगा तो 7 से अधिक होगा तो एल्कलाइन, क्षारीय। बॉडी का जो अंदर टेम्परेचर होना चाहिए वो क्षारीय होना चाहिए। केवल एल्कलाइन 3, वो केवल एसिडिक 3 होने चाहिए। मुंह का सलाइवा एसिडिक 6.3 to 6.8। दूसरा, स्टमक की हीट जठराग्नि या उसको बोलते हैं HCl, उसका होना चाहिए 1.2 pH के आसपास, 1.2 to 2 pH। और तीसरा, यूरिन जिसका pH होना चाहिए 6 एसिडिक, 3 एसिडिक होने चाहिए। क्यों? तो बैक्टीरिया जो आएगा मुंह से जाएगा तो उसको मारेंगे, कैसे मारेंगे? किल कर देंगे 6.3 to 6.8। स्टमक में बैक्टीरिया होगा तो मारेंगे 1.2 pH। यूरिन से माध्यम से कोई बैक्टीरिया आना चाहेगा बाहर से तो उसको मारेंगे 6 से। अगर वो एसिडिक एल्कलाइन हो रहा है तो वो यूटीआई क्रिएट करेगा। 6 से ज्यादा होगा तो यूटीआई हो जाएगी। हाँ, 6 से अधिक होगा तो 7 की ओर बढ़ रहा है, तो यानी देखिए जीवाणु मरेंगे कैसे? जब तक एसिडिक नहीं होगा तब तक नहीं मरेंगे। तो बाहर से वो जब मीठा हो जाएगा तो मीठे में कीड़े पड़ते हैं, तो मीठे की तरफ बढ़ेगा और बैक्टीरिया तुरंत आकर्षित हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए यूटीआई इन्फेक्शन जो है, एंड पर्टिकुलरली लेडीज आर मोर प्रोन टू ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर कंडीशन ऐसी होती है कि वो उसमें जो है अधिक आकर्षित होता है, क्लोज अधिक होता है, अधिक क्लोज होता है बैक्टीरिया अधिक आता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नाउ कम टू पंच तत्व सिद्धांत। अच्छा लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा हो तो फिर रोक सकते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर इसीलिए थोड़ा सा वो होता है ना, ये सिद्धांत धीरे धीरे बाद यूज हो जाएंगे। निशी मैडम ओवर तो नहीं हो रहा, मंजीत मैडम ओवर तो नहीं हो रहा। मंजीत मैडम तो पहले पढ़ चुकी हैं। मेरे को तो ठीक लग रहा है, कुछ नया भी मिल रहा है लेकिन कुछ पता भी। सर ये एक बार और देखूंगी वीडियो तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी तो कुछ समझ पड़ रही है। नहीं बिल्कुल देखना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन बस चीजें सुनते रहिए बस उसको, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि हमको समझ में तुरंत आ गया होगा। हम तो खुद ही समझ रहे थे वुड कहाँ है, वुड क्या है, वुड नहीं समझ पा रहे थे। इन यांग तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कंसेप्ट इसलिए बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए इस पर अधिक कंसंट्रेशन होता है। कहीं बहुत इन यांग पे पढ़ाएंगे नहीं, अधिक कहीं भी नहीं पढ़ाएंगे। इन यांग पर बहुत अधिक आपको पढ़ाएंगे नहीं। इन यांग पे पूरा चैप्टर हम एक अलग से क्लास लेंगे, इन यांग ओनली इन यांग।
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कह रहे हैं कि जो भी पंच सोबे शरीर का निर्माण हुआ है ये 5 तत्वों से हुआ है। वो कह रहे हैं कि वुड है, अग्नि है, फायर है, अर्थ है और मेटल है और वाटर है। इनसे बना हुआ, इनके आपसी सहयोग यानी परसेंटेज में किसी में 60%, किसी में 30%, किसी में 20, ये सब अलग अलग होगा। मान लीजिए जैसे आप कोई परसेंटेज मान लें तो किसी में पृथ्वी तत्व अधिक होगा, किसी में जल तत्व अधिक होगा, किसी में वुड का होगा, किसी में मेटल अधिक होगा। तो जो जिसमें अधिक होगा वो उसकी प्रकृति कहलाएगी कि वो वुड प्रकृति है, ये जल प्रकृति है, ये पृथ्वी प्रकृति है। जो आप देखा होगा बहुत से लोग चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, याद करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, बोलते हैं उनको जनमासी की चाल चल रहे हैं। जनमासा देखा है, जानते हैं? जनमासा जानते हैं सब लोग? नहीं, जनमासा शब्द सुना है? कछुआ। हैं? हाँ कछुआ। हाँ सर, वो शादी में जहाँ बारात रुकती है वो जनमासा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही तो जनमासा। तो जनमासे की चाल चलते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस वो उस तरह धीरे धीरे चलते हैं। तो वो कंसेप्ट है। तो ये नहीं, वो हम लोग कहें कि ये ठीक, तो वो पृथ्वी तत्व अधिक मिलेगा आपको। जो पतले दुबले होंगे वुड तत्व होंगे, फ्लेक्सिबल अधिक होंगे, वायु उसका नेचर है, वायु फ्लेक्सिबल होंगे। अग्नि मैंने फायरी अधिक होंगे, फायर अग्नि है। और धातु वाले मेटल बोलेंगे तो उनकी आवाज में थोड़ा कर्कशता होगी, और जल बहुत मृदु होगी। मतलब ये नेचर के हिसाब से बता रहे हैं। और भी तमाम नेचर मिलेगा जो देखने में लगता है वो, और इनका सबका पूरा डिफाइंड है कि कैसे कौन नेचर क्या होगा, ये भी चाइनीज में डिफाइंड है। तो अगर इन तत्वों में कोई भी जो जिस तत्व जैसे बना जन्म के समय जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, जिस परसेंटेज में था, इस परसेंटेज में थोड़ा बहुत तो अंतर हो जाएगा। लेकिन यदि अधिक अंतर आ रहा है तो यानी आपकी प्रकृति बदलेगी और आपका इम्बैलेंस होगा। अचानक पहले आप बदले दुबले थे, अचानक खूब मोटे हो गए, यानी कोई चीज बड़ी ना, कोई तत्व बढ़ गया हो, तो जल तत्व बढ़ गया हो या आपका पृथ्वी तत्व बढ़ गया हो, तो कोई तत्व बढ़ा तो वो उसने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया ना। पहले तो आपका नहीं था ऐसा, तो आपको 10 बीमारियां आ गई। ये नेचर, ये इनका कहने का मतलब ये है कि उसमें बैलेंस में सारे प्रोपोर्शनेट बैलेंस होंगे, क्योंकि वही नेचर था आपका जन्म से। तो अगर उसमें कोई परिवर्तन होगा तो आपका परिवर्तन कहीं ना कहीं दिखेगा और वो मूलभूत रोग का कारण बनेगा। अब ये आगे भी पढ़ाएंगे, वो हम थोड़ा सा बता देते हैं। इस चक्र के बाद ही समाप्त कर देते हैं। चक्र थोड़ा सा दिखा देते हैं, बस ये आगे होगा। ये बार बार आपको वो फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें पढ़ाएंगे जब सिद्धांत होगा। ये देखिए, इसको चक्र से प्रदर्शित किया। चक्र, एक बड़ा सा चक्र बनाया, एक बड़ा सर्किल बना दिया, और सर्किल में 5 छोटे छोटे सर्किल बनाया कि ये शरीर जो बना है हमारा, इन इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। 5, एक वुड है, एक अर्थ है, एक आपका फायर है, एक मेटल है और एक जल है। तो 5 ही हो गए। और यही जो आप लोग क्या करना है, जिसको भी ये आपको नंबर नहीं भूलना है। अगर वुड है तो वुड के बगल में फायर, फायर के बगल में अर्थ, अर्थ के बगल में मेटल, मेटल के बगल में, और ये सर्किल नहीं भूलना है। साइकिल यूं बना रहा है, देखिए तीर बना हुआ, तीर आगे जा रहा है, यानी यही ऊर्जा की दिशा है। कैसे वुड ने क्रिएट किया किसको? वुड जो है जंगल में आग लग जाती है, वुड जो है अपने आप ही जंगल में आग लगती है। रिफ्लेक्शन हुआ, 2 पेड़ टकराए, आग लग गई, फायर। तो वुड हैज क्रिएटेड फायर। फायर जब जल के राख हो गई तो उसने धीरे 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 करके वही राख बनकर अर्थ हो गई, मिट्टी की तरह हो गई, जम गई। वही मिट्टी अगर खोदी जाए, कभी धरती को खोदे तो आपको मेटल तमाम मिलेगा, और मेटल को पिघला देंगे तो तरल बन जाएगा, जल की तरह मिलेगा। और अगर जल से आप पानी को सिंचाई करेंगे पेड़ पौधों की, तो वो ऊपर बढ़िया से बड़े हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। यहीं तक हम लोग रोकते हैं, ठीक है। ये जो है
आगे फिर हम लोग इस पर चर्चा फिर करेंगे, और ये चर्चा दोबारा फिर उसमें भी होगी। आपको ये चर्चा जो है फर्स्ट जब एलिमेंट थ्योरी है वहां भी होगी। हम लोग थोड़ा सा इसको चर्चा करके, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और एक ऑर्गन क्लॉक बता देंगे तो उसको समझ लेंगे, तो फिर हम लोग का चैप्टर पूरा हो जाएगा। हम लोग 2 क्लास फिर हम लोग जो है जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर होगा उसमें है कि 5 एलिमेंट थ्योरी, तो वो फिर यही बताएंगे, यही वाला चित्र उसमें जाएगा कि यही चित्र है, इसी के आधार पर बताएंगे। ये सब एक दूसरे के, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई नाना है, कोई फादर है, कोई मदर है, ये आवाज रिलेशनशिप है नहीं। जैसे हम लोग बाद में वही जब पूछेंगे सेकंड सेमेस्टर में कि दादी कौन है, इन वो कहते हैं किडनी की दादी कौन है, तो तुरंत लोग बता देंगे कि स्क्रीन है। ऐसे हम लोग बताएंगे, तो ये हम लोग उसको समझते हैं। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास कभी भी मिला, कभी मिले, उस ज्ञान को बांटिए जरूर, उस ज्ञान का प्रयोग जरूर करिए, सदुपयोग जरूर करिए। उसको जब को ज्ञान मिला, आपको मालूम है कि आपने ये समझ लिया कि जैसे पढ़ाई किया कि आपको ये मालूम हो गया कि अगर हम इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट में मेथी लगा देंगे तो हमारा गॉलब्लैडर ठीक हो जाएगा, तो आप मेथी जरूर लगा दीजिए। आपको आता कुछ नहीं, नुकसान कुछ होना नहीं है, तो मेथी लगा दीजिए। तो जो चीजें आप पढ़े उसको ज्ञान, ताकि पीड़ित मानवता का कल्याण हो। और ये हमारा ये खेमका सर का ये सपना है, और उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उनका यही सपना है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग बैठ लेते हैं। फिर कल हम लोग फिर मिलते हैं। अभी